गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे। अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? अपना लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में पहला चैप्टर समाप्त हो गया, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं, किस तरह से मनुष्य में पाचन होता है इसके बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? दूसरा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी का, यानी श्वसन के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? श्वसन के बारे में, अपन लोग किस तरह से सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है, अमीबा कैसे सांस लेता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए तब एक एक करके पढ़ते हैं। तो अपना लोग को क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब क्या हुआ? वैसा सिस्टम जो सांस लेने में मदद करता है, जैसे नाक से शुरू होता है फेफड़ा तक, ये सब क्या हो गया? श्वसन तंत्र का एक हिस्सा हो गया। तो आप समझते हैं श्वसन कहते किसको हैं? श्वसन होता क्या है? ऐसे नॉर्मली भाषा में तो इसे समझा जाता है कि सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन होता है, लेकिन इसको अगर एडवांस भाषा में समझा जाए तो क्या होगा? सांस लेना और सांस छोड़ना इतना ही श्वसन नहीं होता है, वैसा प्रक्रम होता है, मतलब वैसा विधि होता है, वैसा नियम होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव अपना ऊर्जा बनाता है। ठीक है, यानी श्वसन के द्वारा क्या होता है, कोई भी जीव अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक है, श्वसन में अपना लोग अब पढ़ते हैं किस तरह से अपना लोग शरीर में शोषण करते हैं, किस तरह से ऊर्जा बनता है। तो इसके लिए पहले पढ़ना होगा अपना लोग को ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ब्रीदिंग। इसी को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इस तरह से कुछ बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ब्रीदिंग का कितने चरण होता है? 2 चरण होता है। पहला चरण क्या होता है? सांस लेना। दूसरा चरण क्या होता है? सांस छोड़ना। ब्रीदिंग में कितने चरण होता है? 2 चरण होता है। पहला चरण होता है सांस लेना, दूसरा चरण होता है सांस छोड़ना। सांस लिए सांस छोड़े। अब एक बात बताइए, अपने लोग सांस में क्या लेते हैं, यानी श्वसन में क्या लेते हैं? तो बहुत लोग कहेंगे ऑक्सीजन लेते हैं। सही बात, ऑक्सीजन लेते हैं। तो एक बात बताइए, हवा में तो इतना सारा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो सबको भी लेते हैं या केवल ऑक्सीजन ही जाता है मेरे नाक के अंदर? यानी मेरे नाक के द्वारा अंदर केवल ऑक्सीजन ही जाता है या सब गैस जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, सब गैस जाता है? कि नाके में फिल्टर लगा हुआ है, केवल ऑक्सीजन ही जाता है? क्या होता है? कमेंट करके बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय हम अपना लोग सांस लेते हैं तो हवा लेते हैं, वायु। वायु मतलब क्या है? सब गैस लेते हैं, जितना भी गैस मिला हुआ है ना वायुमंडल में, सब गैस लेते हैं, नाक के द्वारा अंदर जाता है। तो नाइट्रोजन कितना है? N2 मतलब क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? CO2 कितना है? लगभग 0.03%। ठीक है, यानी जिस समय अपना लोग सांस लेते हैं, जिस समय अपना लोग सांस लेते हैं उस समय क्या लेते हैं? सांस में नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। मतलब इस सब के सब गैस अंदर जाता है, लेकिन अंदर में कुछ प्रोसेस होता है जिसके कारण और सब गैस जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस समय अपना लोग हवा अंदर लेते हैं तो हवा में जितना भी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब अंदर जाता है। यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट गया? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट गया? 21%। CO2 कितना परसेंट गया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट गया? 0.03%। ठीक है, लेकिन जब फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जब जाता है तो फेफड़ा क्या करता है? ये सब गैस को छूता भी नहीं है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ नहीं करता है, उसको इससे मतलब नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ केवल ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है, वो क्या सिस्टम होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो फेफड़ा में जैसे ही तीनों गैस गया, जितना भी गैस गया, तो सब गैस को कुछ नहीं करता है, सब को छोड़ देता है।
आया जाओ। लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है, यूज करता है, केवल ऑक्सीजन को। फेफड़ा में कुछ ऐसा सिस्टम है जो पहचान लेता है कि ये ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है, यूज करता है। तो कितना यूज करता है वो आगे देखते हैं। जैसे अब सांस ले लिए, अब सांस छोड़ेंगे, तो सांस जब छोड़ेंगे तो कितना कौन सी निकलेगा उसको देखते हैं। तो नाइट्रोजन देखते हैं कितना निकलेगा, नाइट्रोजन N2। अभी जस्ट बोले कि नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है, जैसे गया वैसे वो छोड़ देगा। तो नाइट्रोजन जितना गया था 78% गया था, तो 78% निकल जाएगा, जितना गया उतने निकल गए। लेकिन ऑक्सीजन का यूज कर लिया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो कितना ऑक्सीजन का यूज करेगा, मात्र 4%। 21% ऑक्सीजन गया था, उसमें से 4% ऑक्सीजन का यूज किया, तो कितना परसेंट बचेगा, 17%। 17%, ठीक है। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जीरो के बराबर गया था, ठीक है, लगभग जीरो है, 0.03%, यानी लगभग जीरो है। तो जो 4% ही ऑक्सीजन यूज किया, वही 4% आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है शरीर में, ठीक है। जो ही 4% यूज किया ना ऑक्सीजन, वही आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल के निकल जाता है, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लगभग 4%, ठीक है। समझ में आया। जिस समय अपना लोग सांस लेते हैं तो हवा सांस में लेते हैं, हवा में सब गैस का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है। सब के सब अंदर गया, फेफड़ा में सब के सब गया, लेकिन यूज किसका करता है, केवल ऑक्सीजन का करता है, और सबको वैसे ही वैसे छोड़ देता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट निकलेगा, जिसमें सांस हम छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन कितना परसेंट निकलेगा, 78%। जितना गया था उतना निकल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का क्या किया, 4% यूज कर लिया। जब 4% यूज कर लिया तो कितना परसेंट बचेगा, 17%। और जो ऑक्सीजन यूज हुआ है, 4% जो ऑक्सीजन यूज हुआ है, वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो वही निकलेगा 4%। समझ में आया। यानी जिस समय हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन 78% निकलता है, O2 यानी ऑक्सीजन 17% निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग पहले बहुत चलता था, पहले से बुक में पढ़ते थे कि जिस समय हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते थे। कन्फ्यूजन होता था कि नाक में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है क्या, केवल ऑक्सीजन ही ले रहा है। लेकिन बाद में पता चला क्या नहीं, फेफड़ा में कुछ ऐसा सिस्टम है जो फेफड़ा ऑक्सीजन को क्या करता है, छांट लेता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। इसलिए कभी कभी देखते होंगे घर में ऐसे चूल्हा जो होता है ना, उसको फूंकता है मुँह तो धड़कने लगता है, ठीक है। जब वो बुझ जाता है तो उसको मुँह से जब फूंका जाता है तो क्या होता है, वो जलने लगता है। काहे जलने लगता है, जब फूंकते हैं तो क्या होता है, सांस के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है, और आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, तो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, वो जलने लगता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, काहे इसको मिटाएंगे। इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या, अपना लोग सांस कैसे लेते हैं, यानी पूरा रास्ता के बारे में पढ़ना है, नाक से लेकर फेफड़ा तक के बारे में पूरा पढ़ना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं श्वसन मार्ग, ठीक है। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग मतलब क्या होता है, किस रास्ते से हवा जाता है, मतलब श्वसन की प्रक्रिया किस रास्ते से कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि नाक के द्वारा जाता है, मुंह के द्वारा हवा जाता है, उसके बाद अंदर किस पाइप के द्वारा जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फेफड़ा को फुलाता पचकाता कौन है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये है मुंह या नाक, ठीक है, क्या है, मुंह एवं नाक। उसके बाद मुंह एवं नाक से एक पाइप यहाँ से नीचे उतरता है, उसे क्या कहा जाता था, ग्रसनी,
उसके बाद ग्रसनी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता था, इधर इधर। मुंह से एवं नाक से, मुंह एवं नाक से जो पाइप निकलता है उसे क्या कहा जाता था? ग्रसनी। ये पोषण चैप्टर जब पढ़ रहे थे ना, पहला चैप्टर, उसमें भी इसके बारे में पढ़े थे। ग्रहणी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एगो कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, और दूसरे को कहा जाता है श्वास नली। ठीक है। ग्रास नलिस क्या होता है? खाना आता है। ग्रास नलिस क्या आता है? खाना आता है। और कहाँ जाता है खाना? आमाशय में जाता है। यानी ग्रसनी आगे चल के दो भाग में बट गया, एक इधर पाइप आ गया, एक इधर पाइप आ गया। एगो कहा गया श्वास नली, एगो कहा गया ग्रास नली। ग्रास नली से क्या आता है? खाना आता है। कहाँ आता है? आमाशय में आता है। आमाशय किधर होता है? बायां साइड होता है। और श्वास नली से कहाँ आता है? फेफड़ा आता है। फेफड़ा में आता है क्या चीज़ आता है? हवा आता है। ठीक है। इधर चल गया आमाशय में खाना, और इधर चला गया फेफड़ा में हवा। इसके बारे में, इस पाइप के बारे में और आमाशय के बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में, इस सब के बारे में पिछले जो चैप्टर हुआ था, जिसका 3 क्लास है, 1 2 3 करके, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पूरा विस्तार से। ठीक है। अब पढ़ना है इसके बारे में, यानी इस पाइप के बारे में पढ़ना है, श्वास नली के बारे में, इधर से इधर कैसे होता है। ठीक है। इसी चैप्टर में हम पढ़े थे कि यहाँ क्या रहता है? इपीग्लोटिस रहता है। इसका काम क्या होता है? खाना अगर जा रहा है तो इधर वाला पाइप बंद कर देगा, श्वास नली वाला पाइप बंद कर देगा। अगर हवा जा रहा है तो इधर वाला पाइप बंद कर देगा, ग्रास नली वाला पाइप बंद कर देगा। ठीक है। जिसके कारण हवा इधर चलाता है और खाना इधर चलाता है। इपीग्लोटिस अगर सही से काम नहीं करता है तो कभी कभी क्या हो जाता है? खाना इधर घुसने का प्रयास करता है। कौन में? श्वास नली में। जब श्वास नली में घुसने का प्रयास करता है तो फेफड़ा धक्का मारता है, जिसके कारण क्या होता है? आदमी सड़क जाता है। इसी चैप्टर में हम पढ़े थे छींक क्यों आता है। इसी चैप्टर में हम पढ़े थे सड़कता है आदमी क्यों है, हिचकी काहे आता है, ये सब पढ़ लिए थे। हिचकी आने के कारण भी पढ़ लिए थे कि जब खाना यहाँ पर थोड़ा सा चिपक जाता है तो क्या होता है? फेफड़ा को लगता है कि रास्ता में, मेरे रास्ता में कोई रुकावट है। हवा जब उसे टकरा कर आता है तो बार बार उसको लगता है कि कुछ रुकावट है, तो क्या करता है? धक्का मारते रहता है धीरे धीरे, हल्का हल्का। और जब पानी हम पीते हैं तो क्या होता है? ये जो टुकड़ा फंसा था, इस टुकड़ा को लेते लेते इसमें घुस जाता है। इसके कारण क्या होता है? हिचकी ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? हवा में ज़्यादा धुलकन आ जाता है तो धुलकन इसमें घुस गया, फेफड़ा फिर लगता है हवा के अलावा और कुछ आ रहा है, तो क्या करता है? धक्का मारता है, तो आदमी क्या करता है? चिकचिकी आ जाता है। जैसे खैनी उनी जब नाक में चल जाता है तो चिकचिकी आता है। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ लिए थे, जब हम पोषण पढ़ रहे थे, यानी पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तब। अब क्या पढ़ना है? इस वाला पाइप के बारे में पढ़ना है, श्वास नली के बारे में पढ़ना है, यानी फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसको, तब मिटाते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं फेफड़ा से। ठीक है। यहाँ से अगर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? मुंह और नाक से क्या होता है? हवा जब अंदर जाता है तो ये ग्रसनी के रास्ते जाता है। ग्रसनी के रास्ते कहाँ आता है? इधर होते हुए, श्वास नली होते हुए फेफड़ा में आ जाता है। अगर मुंह से खाना अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रसनी के रास्ते, ग्रास नली के रास्ते आमाशय में आ जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है? यहाँ पर एपिग्लोटिस रहता है। ठीक है। एपिग्लोटिस गार्ड की तरह काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, इधर वाला गाड़ी इधर जाना है, इधर वाला गाड़ी इधर जाना है, सेम काम यहाँ एपिग्लोटिस का होता है। हवा इधर जाएगा, खाना इधर जाएगा। इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, अब पढ़ना है इसके बारे में। चलिए तब पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा नाक के बारे में पढ़ लेते हैं। नाक का काम क्या होता है? ठीक है। नाक में देखिएगा ना, छोटा छोटा बाल रहता है। नाक में अगर ऐसे करके देखिएगा छोटा छोटा बाल रहता है। यानी इसमें बाल क्यों रहता है नाक में? इसका काम होता है, जैसे हवा में बहुत ज़्यादा धुलकन होता है, अगर धुलकन चल गया फेफड़ा में तो फेफड़ा गंदा हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, उस जब हवा जाता है तो हवा में जितना भी धुलकन रहता है उसको सब बाल क्या करता है? छान लेता है। इसलिए नाक में बाल होना ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करता है? उसको कैंची से काट ले, काटना नहीं चाहिए, काहे कि धुलकन तब छांट नहीं पाएगा। ठीक है। और नाक जो होता है ना, चिपचिपा टाइप का रहता है। जब उंगली डालिएगा नाक में तो हमेशा चिपचिपा रहता है,
चिपचिपा रहता है। किसके कारण चिपचिपा रहता है? म्यूकस के कारण। नाक में म्यूकस का एक परत होता है जिसके कारण क्या होता है? नाक चिपचिपा होता है। नाक चिपचिपा क्यों रहना चाहिए? जैसे बाल से कोई धुलकन नहीं छना पाया, जैसे बाल में थी, हवा में बहुत ज़्यादा धुलकन है, अंदर जाने का प्रयास किया, जब अंदर जाने का प्रयास किया तो क्या किया? बाल उसको छानने का प्रयास किया, तो बहुत धुलकन छना गया, बहुत धुलकन नहीं छनाया तो क्या करेगा? चिपचिपा चीज़ में जाकर धुलकन चिपक जाएगा, यानी नाक जो चिपचिपा सब है ना उसमें जाकर चिपक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? केवल शुद्ध हवा जाएगा अंदर, धुलकन नहीं जा पाएगा, बहुत कम जा पाएगा, नाम मात्र का। तो इसका काम क्या होता है? चिपचिपा होने का कारण, मतलब चिपचिपा होने का फायदा क्या है? इसमें जाके धुलकन चिपक जाता है। बाद में एक दिन के बाद जब ऐसे करके कोड़ के निकालते होंगे तब तक काला काला जैसे निकलता है, जैसे क्या कहा जाता है? नट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो चिपचिपा नाक किसके कारण होता है? म्यूकस के कारण होता है। बाल का काम क्या होता है? धुलकन को छानना, और धुलकन जो छनने से बच जाता है, बाल से छनने से बच जाता है, वो क्या होता है? नाक चिपचिपा होने के कारण उसके बगली दीवार में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं फेफड़ा के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। ये क्या था? श्वास नली। श्वास नली से पहले के भाग पहले पढ़ लिए हैं, अब उसके बाद पढ़ते हैं। श्वास नली क्या होता है? आगे चल के इधर चल जाता है, यानी श्वास नली आगे चल के दो भागों में बट जाता है, एक बायां साइड चल जाता है, एक दाहिना साइड चल जाता है, यानी इधर चल गया और इधर चल गया, तो इससे क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, यानी श्वास नली आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। एक चल जाता है बायां साइड, एक चल जाता है दाहिना साइड। श्वास नली को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक है। श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। श्वास नली आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। एक भाग इधर चल जाता है, एक भाग इधर चल जाता है, दोनों भाग को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई, यानी ई भी ब्रोंकाई है, ई भी ब्रोंकाई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इससे इस टाइप से निकलता है लत्ती जैसा, इस टाइप से बहुत सा रहता है रचना, इधर भी। इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस। ये जो लाल वाला जो पाइप जैसे दिख रहा है, पतला पतला पाइप दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस। ब्रोंक्यूलेस, ये सब इंग्लिश टर्म में, ठीक है। हिंदी में थोड़ा नाम सब अटपटा है, जल्दी याद नहीं होता है, तो इंग्लिश टर्म ही याद रखिएगा। यहाँ देखिए, श्वास नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, एक बायां साइड चल जाता है, एक दाहिना साइड चल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई से फिर एक पाइप निकलता है, पतला पतला लत्ती जैसा पाइप निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है, ठीक है। इधर भी ब्रोंक्यूलेस हो गया, इधर भी ब्रोंक्यूलेस हो गया। उसके बाद क्या होता है? इसमें इस तरह से फूल जैसा संरचना हो जाता है, इस टाइप से, सब में। ये जो फूल जैसे है ना संरचना, ये सब को क्या कहा जाता है? अल्बियोली कहा जाता है, अल्बियोली, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, श्वास नली आगे चल के दो भाग में बट गया, एक बायां साइड चल गया, एक दाहिना साइड चल गया। बायां साइड और दाहिना साइड जो गया, ये मोटका वाला पाइप, इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई से फिर एक पतला पतला पाइप निकलता है, उस पतला पतला पाइप को क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है। उसके बाद वो जो पतला पतला पाइप निकला, वो आगे चल के ऐसे ऐसे करके फूल जैसा, जिलेबी टाइप का हो जाता है, गुब्बारा जैसा, उसे क्या कहा जाता है? अल्बियोली कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? यानी हवा क्या करेगा? ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, अल्बियोली तक जाएगा। अगर हम इसको पूरा को इस तरह से भर दें,
इस तरह से अगर हम इसको ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। अगर इसी को हम इस तरह से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फेफड़ा हो जाएगा। समझ में आया। यानी श्वास नली क्या हुआ, आगे चल के दो भाग में बट गया। दोनों को क्या कहा गया, ब्रोंकाई कहा गया। ब्रोंकाई आगे चल के फिर पतला पतला पाइप में बट गया, उसे ब्रोंक्यूलेस कहा गया। फिर ब्रोंक्यूलेस एक गुच्छा जैसा, फूल जैसा आ गया यहाँ पर, उसे क्या कहा गया, अल्वियोली कहा गया। अगर ऐसे पूरा करके घेर देंगे तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। अब इसका काम समझते हैं कैसे काम करता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसे करके हवा आएगा, इसमें हवा घुसेगा तो कुछ हवा इधर आ जाएगा और कुछ हवा इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हवा जब इसमें घुसेगा तो कुछ हवा इधर आ जाएगा, कुछ हवा इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस रास्ते से होते हुए जितने भी नलका है सब रास्ते होते हुए कहाँ आएगा, अल्वियोली में आएगा। सब अल्वियोली में आएगा, ऐसे ऐसे सब में आएगा। लास्ट स्थान कहाँ है, अल्वियोली में आएगा। इधर भी कहाँ आएगा, लास्ट में अल्वियोली में आएगा। यहाँ पर क्या होता है वो बताते हैं। इससे पहले हम अपना लोग बताए थे, आप लोग को बताए थे कि फेफड़ा में कुछ ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन को पहचान लेता है और ऑक्सीजन को छांट लेता है और सबको छोड़ देता है। वो सिस्टम वही है, अल्वियोली में है। अल्वियोली में क्या होता है, बहुत सा नस है, बहुत ज़्यादा नस, ऐसे नस का जाल बिछा हुआ है। जाल जो होता है नस जैसा जाल बिछा हुआ है। उसमें क्या होता है, उस नस में आरबीसी, ललका ब्लड को क्या कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, सब अल्वियोली में बहुत सा नस रहता है, बहुत सा नस, और उस नस में आरबीसी इंतजार करते रहता है, इंतजार। उस आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को देखते ही पहचान लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखते ही पहचान लेता है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को जैसे ही देखेगा हीमोग्लोबिन, ये मिल जाएगा उससे। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी यहाँ बहुत सा नस रहता है, जितना भी अल्वियोली है सब अल्वियोली में बहुत सा नस रहता है। उस नस में क्या करता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी मतलब लाल ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। तो इस क्या करता है, वेट करते रहता है, इंतजार करते रहता है। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन आया, कहाँ, अल्वियोली में जैसे ही ऑक्सीजन आया तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहचान लेता है और सबको छोड़ देता है। केवल ऑक्सीजन से इसको ज़्यादा दोस्ती है, उसको पहचान लेता है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। उसके बाद यहाँ से लेके चल जाता है, कहाँ लेके चल जाता है, यहाँ से ये लेके चल जाता है हार्ट के पास। समझ में आया। यानी यहाँ से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को उठा के कहाँ तक लेके जाता है, हार्ट के पास लेके जाता है। और हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर तक पंप कर देता है। समझ में आया। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन आया, यहाँ बहुत सा नस बहुत सा नस था, अल्वियोली में बहुत सा नस था। नस में क्या था, आरबीसी था, ललका ब्लड था। उसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, लगाव है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ से उठा के हार्ट के पास लेके चल जाएगा, किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को साथ ही लेके जाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ऑक्सीजन को 4% ऑक्सीजन को कहाँ लेके चल जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, पूरे शरीर के पास पंप कर देगा। हार्ट का काम केवल होता है पंप करना। ठीक है, ब्लड आएगा उसको पंप कर देना, यानी यहाँ से उठा के पूरे शरीर तक पंप कर दिया। फिर इसका उल्टा काम होता है, पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। यानी जो CO2 बना वो कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोली के पास आकर छोड़ देगा।
ठीक है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उल्टे रास्ते जैसे आया था वैसे नाक दे के बाहर निकल जाएगा। इस तरह अपना लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब समझ में आया कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है, कैसे ऑक्सीजन को पहचान जाता है एल्वियोली। ठीक है, तो अंदर में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर पहचान लेता है। तो कैसे होता है, एल्वियोली के कारण होता है। एल्वियोली में क्या होता है, बहुत सा नस होता है, बहुत सा जाल रहता है नस का, और वहाँ क्या करता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन इंतजार करते रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहचान लेता है, ऑक्सीजन को पहचान लेता है, उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को साथ ही लेके जाता है कहाँ, हार्ट के पास। हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर तक पहुँचा देता है ऑक्सीजन को। फिर जो पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, हार्ट के पास लाएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, एल्वियोली के पास लाके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से उल्टे रास्ते ऐसे 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 होते हुए नाक दे के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब अपना लोग धुआं में जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं होता है, वहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है, माथा चकराने लगता है, माथा में दर्द करने लगता है, मन करता है वोमिटिंग कर दे, या बहुत ज़्यादा माथा में दर्द होने लगता है, ठीक है, मन घूमने लगता है। ऐसा काहे होता है, इसका कारण क्या है, उसका कारण समझते हैं। ठीक है, धुआं जो होता है ना, धुआं को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर लिखते हैं, ठीक है, CO कहा जाता है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ना हीमोग्लोबिन से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा दोस्ती किससे है, इससे, CO से। जैसे वाइफ से ज़्यादा किससे, गर्लफ्रेंड से लगाव होता है। सेम टू सेम बात क्या है, इससे तो लगाव है ही, इसको हीमोग्लोबिन को इससे लगाव है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इससे लगाव है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से लगाव है। ये क्या करता है, अगर ऑक्सीजन के स्थान पर अगर ई आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो क्या करेगा, इसी को लेके चल जाएगा। जब इसी को लेके चल जाएगा कहाँ, हार्ट के पास भेज देगा। हार्ट क्या करेगा, हार्ट थोड़े पहचानता है, हार्ट पूरे शरीर के पास भेज देगा। और इतना खतरनाक होता है कि शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का अभाव कर देता है, कमी कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, माथा में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। मतलब ये सब का कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, हीमोग्लोबिन को इससे ज़्यादा इससे लगाव है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो इसके स्थान पर इसी को भेज देता है। इसलिए जब धुआं वाला इलाका में जाते हैं, जहाँ ज़्यादा धुआं है, तो क्या होता है, वहाँ माथा दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है। इसका कारण यही है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहा गया, जो ऑक्सीजन मिल के हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, उस हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और लौटते समय क्या हो गया, उसी हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बारे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में अगला चैप्टर में भी पढ़ना है, जब अथी पढ़ेंगे ना ब्लड वाला चैप्टर, उसमें भी पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। एक बात बताइए, दो गो फेफड़ा होता है अपना लोग को, एक बायां साइड होता है, एक दाहिना साइड होता है, दोनों का साइज सेम होता है। मतलब दो गो फेफड़ा जो होता है, एक बायां साइड होता है, एक दाहिना साइड होता है, तो दोनों का साइज सेम होता है, नहीं। बायां साइड वाला जो फेफड़ा होता है ना, थोड़ा सा छोटा होता है। काहे छोटा होता है, काहे कि बायां साइड ही क्या है, दिल है और आमाशय है, जिसके कारण थोड़ा सा स्थान कम है, जिसके कारण क्या होता है, वो छोटा होता है। तो बायां साइड वाला फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और दाहिना साइड वाला फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम समझ गए, इसका काम समझ गए। ये क्या है, श्वास नली है, आगे चल के दो भाग में बट गया, ब्रोंकाई में बट गया, उसे क्या कहा गया, ब्रोंकाई कहा गया। उसके बाद ये ललका ललका जो दिख रहा है पाइप पतरका पतरका, इसे क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूलेस कहा जाता है। उसके बाद ये जो फूल जैसा है उसे क्या कहा जाता है, अल्वियोली कहा जाता है, ठीक है। तो अल्वियोली में क्या होता है, बहुत सा नस रहता है, बहुत सा नस रहता है। नस में क्या होता है, आरबीसी, यानी ललका ब्लड को क्या कहा जाता है, आरबीसी, और उजरका ब्लड को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी। ये सब अगला चैप्टर में भी पढ़ना है, जब अथी पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे तब। तो क्या होता है, यहाँ पर ब्लड इंतजार करते रहता है, कौन सा ब्लड, ललका ब्लड। इसके अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है, तो ऑक्सीजन को देखते ही वो पहचान लेता है, और उसको लेकर कहाँ चल जाता है, हार्ट के पास लेकर चल जाता है। हाँ, हार्ट क्या करता है, उसको पूरे शरीर तक पहुंचा देता है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचा देता है,
ठीक है। फिर पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ था उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले कहाँ आएगा, हार्ट के पास लेकर आएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, यहाँ अल्वियोली तक पहुँचा देगा। उसके बाद यहाँ से उल्टे रास्ते नाक देकर फिर बाहर निकल जाएगा। इसके बारे में पढ़ लिए। अब एक बात बताइए, फेफड़ा फूलता और पचकता है। जब हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है और जब छोड़ते हैं तो पचक जाता है। फूलते और पचकते रहता है। ये फूलता पचकता कैसे है? इसको कोई तो फुलाना और पचकाने वाला होता होगा, तभी न फूलता पचकता होगा। अपने आप तो फूलेगा पचकेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है, इसे कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम। ये जो मांस का बना होता है, जो यहाँ जो नीचा में जो रहता है, इसे क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। ये कौन सी का बना रहता है? मांसपेशी का बना रहता है। इसका काम क्या होता है? यही क्या करता है, जब जैसे कि सांस लेना है तो क्या करेगा, ऐसे करके नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे इधर गति करता है। जब ये नीचे गति करेगा तो क्या होगा, यहाँ जगह बन जाएगा। जगह बनेगा कि नहीं बनेगा? जब जगह बन जाता है तो क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है। जब फेफड़ा फूल जाता है तो बाहर से हवा अंदर चल जाता है, ठीक है। और जब सांस छोड़ना रहता है तब क्या होता है, ये पचक जाता है। डायफ्राम ऐसे ऊपर पचक जाता है। जब पचक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जगह कम हो जाएगा तो फेफड़ा भी क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। जब फेफड़ा पचक जाएगा तो क्या होगा, अंदर में हवा रहेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? यानी फेफड़ा को फुलाने और पचकाने में मदद कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम के कारण फेफड़ा क्या होता है, फूलता और पचकता है। ये कहाँ रहता है? ये जो सबसे निचल का जो पसली वाला हड्डी है ना, इसके जस्ट नीचा रहता है। इसका काम क्या होता है, फेफड़ा को फुलाना और पचकाना। कैसे फूलता और पचकता है? ये जब नीचा गति करता है, थोड़ा सा नीचा शिफ्ट होता है, तब क्या होता है, यहाँ ज़्यादा स्थान बन जाता है, जिसके कारण फेफड़ा फूल जाता है। जब फेफड़ा फूल गया तो बाहर से हवा अंदर चल गया, घुस गया अंदर। उसके बाद जब हमको सांस छोड़ना है तब क्या करेगा, ये पचक जाएगा, ऐसे करके ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फेफड़ा पचक जाएगा। और जब फेफड़ा कोई भी चीज़ दबाएंगे, जैसे बैलून को दबाएंगे तो क्या होगा, हवा निकल जाएगा। और बैलून कैसे करके खींचेंगे तो उसमें हवा घुसेगा। इसी सिद्धांत पर क्या होता है, डायफ्राम काम करता है। डायफ्राम कुंजी का बना रहता है, मांसपेशी का बना रहता है। डायफ्राम कहाँ रहता है, फेफड़ा के नीचा में रहता है। इसका काम क्या होता है, इसको फुलाने और पचकाने में मदद करता है। किसको, फेफड़ा को, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए, कभी कभी जब दौड़ते होंगे आप, जब दौड़ के आते हैं तो पंजरा में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ऐसा काहे होता है? जब हम दौड़ के आते हैं तो पंजरा में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ऐसे करके पेट पकड़ ले रहते हैं, ऐसा काहे होता है? देखो, जब हम दौड़ते हैं उसमें हमको ज़्यादा सांस की ज़रूरत होता है। तेज़ी से सांस लेते हैं ना, उस समय जिस समय दौड़ रहे होते हैं उस समय तेज़ी से सांस लेते हैं। जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या होता होगा, डायफ्राम भी तेज़ी से ऐसे ऐसे होता होगा, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। अगर डायफ्राम ऐसे गति नहीं करेगा तो सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो डायफ्राम भी क्या होता होगा, तेज़ी से ऐसे ऐसे गति करता होगा। अब कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, मान चलो हाथ है खूब ज़ोर से घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे खूब ज़ोर से घुमा रहे हैं, नॉर्मल ऐसे घुमाएंगे तो दर्द नहीं करेगा। लेकिन मान चलो कोई पकड़ लिया, एक मशीन में बांध के खूब ज़ोर से घुमा दिया, तो क्या करेगा, हाथ दर्द करेगा। सेम बात यहाँ भी हो जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो उस समय ज़्यादा सांस की ज़रूरत होता है, ज़्यादा हवा की ज़रूरत होता है, तो उस समय क्या होता है, तो ज़्यादा ही स्पीड में फूलता पचकता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, गति करते रहता है। जब ज़्यादा काम करेगा तो दर्द होगा। इसलिए जब दौड़ के आते हैं तो क्या होता है, पंजरा में दर्द करता है। पंजरा में दर्द मतलब क्या, डायफ्राम में हल्का दर्द करता है। समझ में आया? और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बात और, जब सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है ना, सेल्फ डिफेंस मतलब किसी से अपना सुरक्षा करना, कोई मारने आ रहा है तो उसके लिए सुरक्षा करना है, तो वहाँ सिखाया जाता है कि मुक्का ना ऐसे बांधना है और ऐसे करके मारना है, यहाँ पर पंजरा के ऊपर, मतलब यहाँ मारना, ऐसे करके मारना है, ताकि क्या हो जाए, यहाँ ऊपर में हड्डी रहता है, यहाँ डायफ्राम क्या करेगा, हड्डी से टकरा जाएगा। समझ में आया? डायफ्राम जब हड्डी से टकरा जाएगा तो क्या होगा, डायफ्राम सही से काम नहीं करेगा। और जब डायफ्राम सही से काम नहीं करेगा तो आदमी सांस सही से नहीं ले पाएगा, तुरंत बेहोश हो जाएगा। इसलिए जब डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जब सिखाया जाता है तो कहा जाता है मुक्का बांध के ऐसे नीचे से ऊपर की ओर मारने, ऐसे करके मारा जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, डायफ्राम और हड्डी में चोट लग जाए, और डायफ्राम में जब चोट लग जाएगा सही से सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए गाँव में सुनते होंगे, अपना लोग के भाषा में कहा जाता है कि
पंजरा में नहीं मारना चाहिए। पंजरा में अगर लग जाता है तो क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। उसका कारण क्या है, डायफ्राम में चोट लगे। डायफ्राम में जब चोट लग जाएगा तो क्या होगा, सही से सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी ये भी देखते होंगे, जब एक्सीडेंट होता है तो पूरा शरीर ठीक है, आदमी का ना कहीं कपार फूटा है, ना कहीं मुंह टूटा है, ना हाथ टूटा है, कुछ नहीं टूटा है, मतलब कहीं से ब्लड भी नहीं गिर रहा है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से वो गिरा कि उसको डायफ्राम में चोट लगे और तुरंत मर गया। समझ में आया, कहीं उसको टूट फूट नहीं हुआ। बहुत ऐसा केस होता है कि उसको ब्लड तनी सा भी नहीं गिरा, लेकिन क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसको डायफ्राम में चोट लग गया। डायफ्राम में चोट लग गया तो क्या हुआ, डायफ्राम सही से काम नहीं किया होगा, और जब डायफ्राम सही से काम नहीं किया होगा तो क्या होगा, फेफड़ा सही से काम नहीं किया होगा। आप फेफड़ा में तो हवा नहीं जाएगा तो आदमी 2 मिनट में मर जाएगा। सेम बात वहाँ हो गया होगा। समझ में आया। डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम का मेन काम क्या होता है, इसको फुलाने पचकाने में मदद करता है। डायफ्राम में अगर चोट लग जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को पंजरा में मार देते होंगे, ये ऐसे करके ऐसे कर रहता है, अगर किसी को पंजरा में मार देते होंगे तो उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए उसको आदमी कहता होगा कि पंजरा में नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक बीमारी का नाम सुने होंगे, निमोनिया, जो बच्चा में होता है, जो छोटका बच्चा होता है ना गोदी में, या 1 साल वाला, उसको सुनते होंगे कि अब इसको निमोनिया हो गया। निमोनिया में होता क्या है, निमोनिया में क्या होता है, ये जो है ना अल्वियोली, इस अल्वियोली में ही इन्फेक्शन हो जाता है। अल्वियोली में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पानी भर जाता है, अल्वियोली में ही पानी भर जाता है। जब पानी भर गया तब क्या होगा, पानी जब भर गया किसी चीज़ में, मान चलो कि कोई लादी है, उसके लादी के चारों ओर जाल बिछा हुआ है, कुछ चीज़ का जाल बिछा हुआ है, और उसमें पानी भर दी तो जाल से संपर्क टूट जाएगा। सेम टू सेम बात यहाँ है, ये अल्वियोली के चारों दीवार में क्या रहता है, बहुत सा नस रहता है, और जब इसमें पानी भर जाता है, अल्वियोली में पानी भर जाता है तो क्या होता है, सही से हवा का कनेक्शन उस नस से नहीं हो पाता है। जब सही से कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। इसलिए निमोनिया वाला बीमारी जिसको हो जाता है ना बचवा को, वो देखते होंगे कि ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, दम उसका फूलते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। काहे कि उसको ज़ोर ज़ोर से इसलिए सांस लेने की ज़रूरत हो रहा है, काहे कि उसको अल्वियोली में पानी भर गया। जब पानी भर गया तो उसका जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के संपर्क में नहीं आ रहा। जब हीमोग्लोबिन के संपर्क में नहीं आ रहा है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, जिसके कारण उसका दम फूल रहा है। समझ में आया। यानी निमोनिया में क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा में कौन सा, अल्वियोली प्रभावित होता है। उसमें होता क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, एक बीमारी और अभी हाल फिलहाल हो रहा था, कोरोना। कोरोना में क्या होता है, कोरोना में क्या होता था, कोरोना क्या करता था, इसी में अटैक करता था, एल्वियोली में ही अटैक करता था, उसमें जाकर भर जाता था और ऑक्सीजन को इससे हीमोग्लोबिन से मिलने ही नहीं देता था, फिर दम फूलने लगता था और आदमी मर जाता था। कोरोना गया, यहाँ जाकर बैठ गया और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलने नहीं दे रहा था। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा नहीं तो पूरे शरीर के पास ऑक्सीजन जाएगा कैसे, तो नहीं जा पाता था, जिसके कारण शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द करता था, बहुत ज़्यादा दर्द करता था, बुखार भी आ जाता था, और आदमी अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हो जाता था तो आदमी मर भी जाता था या उसको ऑक्सीजन पर रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ कोरोना में क्या करता था, अल्वियोली में जाकर कोरोना बैठ जाता था और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलने नहीं देता था। ऐसा सुनने में आया होगा, आप लोग सुने होंगे कि शुरुआती 2-4 दिन अगर किसी को कोरोना आज हुआ है तो उसका असर कम से कम 4-5 दिन के बाद दिखता था। ऐसा काहे कि शुरुआती में कोरोना इसी वाला पाइप में कहीं होता होगा। ठीक है, तो क्या करता था, कोई गर्म पानी से गलाला ऐसे ऐसे करता था, या गर्म पानी पीता था, या काढ़ा उढ़ा पीता था, तो सब रास्ते में मर जाता था, यहाँ आ नहीं पाता था। लेकिन अगर कोरोना यहाँ आ गया, जब कोरोना यहाँ आ गया तो क्या करता था, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलने नहीं देता, यानी कि कोरोना भी अल्वियोली में ही इफेक्ट करता था। समझ में आया। एक बीमारी होता है और टीबी बीमारी में भी अल्वियोली में इफेक्ट आ जाता है। समझ में आया। यानी निमोनिया बीमारी में भी इसमें इफेक्ट आता है, कोरोना में भी इसमें इफेक्ट आता है, और टीबी में भी क्या होता है, अल्वियोली में इफेक्ट आ जाता है। ठीक है,
जिसके कारण क्या होता है, आदमी सही से सांस नहीं ले पाता है, इसको ऑक्सीजन मतलब दम फूलने लगता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलने ही नहीं देता है। ठीक है, एक बात बताइए, ये सब मांसपेशी का बना होता है? ये जो पाइप बना हुआ है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है इंग्लिश में, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया मतलब क्या होता है, श्वास नली। बोर्ड में डायरेक्ट ट्रेकिया कभी कभी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो श्वास नली है, ये सब क्या है, मांसपेशी का बना हुआ एक पाइप है। ठीक है, तो जब मांसपेशी का बना हुआ है, जैसे अपना गाल है मांसपेशी का बना हुआ, तो कभी फूल जाता है, कभी पचक जाता है। ठीक है, तो अगर ये पचक जाएगा, मान के चलिए ये पाइप मांसपेशी का बना हुआ है, हवा गया, ये पचक गया, ऐसे करके सट गया, तब क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, आदमी मर भी सकता है। ये अगर पाइप पचक जाएगा, काहे कि इसमें तो हड्डी होता नहीं है, ये मांसपेशी का बना हुआ है। जब मांसपेशी का बना हुआ है तो चमड़ा का ही बना, चमड़े जैसा मांसपेशी है, तो पचक भी सकता है। तो पचक जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हवा कैसे अंदर जाएगा या निकलेगा कैसे। इसलिए क्या होता है, इसमें इस टाइप का, जैसे घर जब बनाते होंगे 4 गो छड़ डालते हैं ना, 4 गो छड़ में क्या होता है, वो चारों छड़ ऐसे मिल ना जाए तो उसमें क्या करते हैं, बगल से रिंग डाल देते हैं, कत्तन ऐसे ऐसे करके छल्ला जैसे डाल देते हैं। सेम टू सेम बात यहाँ भी होता है, ऐसे ऐसे करके ना, इसमें रिंग रहता है, ऐसे ऐसे करके, कलम भी नहीं चलता है, ऐसे ऐसे करके इसमें रिंग रहता है, ऐसे ऐसे करके पूरे, यानी श्वास नली में भी रहता है और ब्रोंकाई में भी रहता है। जैसे कि वही सरिया वाला जो एग्जांपल दिए ना, सरिया जैसे बांधते हैं, छड़ जो बांधते हैं 4 गो पिलर वाला, उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रिंग जो डाल देते हैं। रिंग का काम क्या होता है, वो छड़ को ऐसे करके मिलने नहीं देता है, यानी लचने नहीं देता। जब वो अथी दे देते हैं ना सरिया, ऐसे करके रिंग जब डाल देते हैं तो क्या होता है, चारों छड़ को एकदम सीधा करके खड़ा रखता है। सेम काम यहाँ क्या होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गोल 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 टाइप का रहता है, समी लपटल। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अर्धवलय कहा जाता है, अर्धवलय। अर्धवलय कहा जाता है। ये जो ऐसे ऐसे करके जो लपटा हुआ है, ऐसे ऐसे गोल गोल करके, इसे क्या कहा जाता है, अर्धवलय कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसको पचकने से बचाना। किसको, श्वास नली को और ब्रोंकाई को, इसको पचकने से बचाता है। अगर श्वास नली या ब्रोंकाई पचक जाएगा तो क्या होगा, फिर हवा कैसे जाएगा अंदर, हवा नहीं जा पाएगा। इसलिए इसमें ऐसे ऐसे करके रिंग टाइप का लगा रहता है, इसे क्या कहा जाता है, अर्धवलय कहा जाता है। अब समझते हैं बना कौन सी का रहता है। ये तो पाइप पूरा बनल है मांसपेशी का, ये रिंग कौन सी का बना रहता है, ये रिंग बना रहता है उपास्थि का। क्या चीज़ का बना रहता है, उपास्थि का। आप समझते हैं उपास्थि क्या होता है, उपास्थि क्या होता है। जैसे कान क्या चीज़ का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। नाक क्या चीज़ का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। मतलब क्या होता है, उपास्थि जो होता है ना, लचीला होता है। ठीक है, ये कान क्या है, बिल्कुल लचीला, ऐसे करके मोड़ लीजिए, नाक ऐसे ऐसे घुमा लीजिए। तो कान क्या चीज़ का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। नाक क्या चीज़ का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो वलय है, ऊपर पर जो वलय है, कौन सी का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि होता है कौन सी है, देखिए कंकाल। कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि क्या होता है, जैसे हाथ में जो हड्डी है उसे क्या कहा जाएगा, अस्थि कहा जाएगा। काहे कि बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, ये ऐसे करेंगे टूटेगा या मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये लचीला नहीं है। लेकिन कान देखिए लुचुर पुचुर कर रहा है, लुचुर पुचुर कर रहा है। तो कान क्या चीज़ का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। हाथ क्या चीज़ का बना हुआ है, अस्थि का बना हुआ है। अब समझ में आया, अस्थि और उपास्थि क्या होता है। कंकाल ही होता है, कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। जो मजबूत वाला हड्डी होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। और जो मुलायम वाला हड्डी होता है, एक तरह से हड्डी समझ लीजिए, जो मुलायम वाला हड्डी होता है जैसे कान में जो है, उसे क्या कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है। और ये जो है कौन सी का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है, उसका नाम क्या है, अर्धवलय कहते हैं उसको। अब अगला एक क्वेश्चन, अगर आप आर्मी का तैयारी करते होंगे या भाई हुई करते होंगे तो सुनते होंगे कि फौज में जो है ना 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने के लिए कहता है। ऐसा काहे करता है वो आर्मी वाला, 5 सेंटीमीटर सीना काहे फुलाने के लिए कहता है, उसको फुलाने से क्या उसको फायदा दिखता है, कारण समझते हैं उसका। ठीक है, देखो
अपना जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा, इसमें हवा घुसता है। अपना फेफड़ा का लगभग क्षमता है, उसमें कितना हवा अट सकता है, अपना फेफड़ा में कितना हवा अट सकता है, लगभग 6 लीटर, 6 लीटर हवा अटता है। ठीक है, लेकिन अपना लोग नॉर्मली अभी जैसे सांस ले रहे हैं, कितना सांस लेते हैं, आधा लीटर, मात्र आधा लीटर। कितना सांस लेते हैं, आधा लीटर। अट कितना सकता है, 6 लीटर। यानी अपना फेफड़ा का आयतन कितना है, 6 लीटर, लेकिन सांस कितना हवा में लेते, कितना हवा लेते हैं, आधा लीटर आयतन का हवा लेते हैं। ठीक है, जब कभी कभी क्या होता है, हम फुल सांस लेते हैं, ऐसे करके जब फुल सांस लेते हैं, इसका मतलब जो पूरा वॉल्यूम का हम सांस ले लिए, 6 लीटर आयतन का हम सांस ले लिए, तो क्या होता है, जब हम फुल सांस लेते हैं यानी 6 लीटर का सांस लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर सीना फूल जाता है। जब पूरा फेफड़ा भर जाता है हवा से, जब पूरा फेफड़ा भर जाता है तो कितना सेंटीमीटर फूल जाता है, 5 सेंटीमीटर फूल जाता है, 5 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा फूल जाता है। इससे ये पता चलता है कि अपना फेफड़ा क्या है, स्वस्थ है। समझ में आया? यानी अपना लोग कितना आयतन का हवा लेते हैं अंदर, आधा लीटर सांस नॉर्मली लेते हैं, लेकिन अपना लोग की क्षमता कितना है, 6 लीटर का, 12 गुना ज़्यादा, 6 लीटर का क्षमता है। जब अपना लोग फुल सांस लेंगे, पूरा हवा अंदर लेंगे, तो कितना फूल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आर्मी वाला क्या करता है, 5 सेंटीमीटर फुलवा के देखता है। ठीक है, वो ये चेक करता है कि उसका एल्वियोली तो नहीं कहीं ख़राब है। मान चलो उसका एल्वियोली, बहुत सा एल्वियोली ख़राब है। अगर हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को अगर वो एक्सरे कराएगा, ईसीजी कराएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो नॉर्मली अपना वो क्या करता है, नाप लेता है, ऐसे ही मोटा मोटी नाप लेता है। अगर उसका एल्वियोली, बहुत सा एल्वियोली ख़राब होगा तो हवा कम अटेगा, हवा 6 लीटर नहीं अटेगा, 6 लीटर से कम अटेगा। और जब 6 लीटर से कम अटेगा तो 5 सेंटीमीटर से कम फूलेगा, तो उसको पता चल जाता है तो इसके फेफड़ा में क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको मतलब 5 सेंटीमीटर सीना फूल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एल्वियोली सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके एल्वियोली। ठीक है, इसलिए आर्मी वाला क्या करता है, 5 सेंटीमीटर फुला के चेक करता है कि उसके मतलब फेफड़ा में पूरा का पूरा हवा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अगले क्लास में अपना लोग अब पढ़ेंगे, जिसमें अपना लोग दौड़ते हैं उस समय पैर में दर्द क्यों करता है, शोषण कितने प्रकार का होता है, शराब किस विधि से बनाया जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।